Hello, welcome to my channel all about botany. So in the last videos I have already completed what is Mendelian's law and post Mendelian inheritance, जिसमें हमने पढ़ लिया था what is intergenic interactions, जिसके अंदर हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और कोडोमिनेंस क्या होता है और मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। देखो अब हमने क्या क्या देखा, हमने ये भी देखा डोमिनेंस भी होता है, हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देख लिया और कोडोमिनेंस भी देख लिया। सो ऐसा क्यों है, रीज़न तो पता होना चाहिए ना कि क्यों एक अलील कभी डोमिनेंट हो जाता है तो कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करने लगता है या कभी को डोमिनेंट बन जाते हैं दोनों के दोनों अलील्स। ठीक है, सो लेट्स स्टडी द एक्सप्लेनेशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, देखो एवरी जीन कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, दैट थ्रू हर एक जीन के पास इन्फॉर्मेशन है एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। नॉट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैव टू कॉपीज ऑफ ईच जीन कॉल्ड अलील्स। ट्रू, यहाँ तक आपको पता है। नॉट टू अलील्स मे बी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, या तो दो अलील्स क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, या क्या होंगी, नॉन आइडेंटिकल। ट्रू, नॉन आइडेंटिकल अलील इज ड्यू टू सर्टेन चेंजेस, दैट इज म्यूटेशन विच मॉडिफाइज इट इन्फॉर्मेशन। देखो नॉन आइडेंटिकल अलील्स में जो ये वाला अलील होता है जिसे हम रिसेसिव अलील देखते कहते हैं, इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाती है। अब म्यूटेशन आपको आगे पता चलेगा म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, सो कुछ तो चेंजेस हो जाती है। जैसे मान लो आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हो और आपने कुछ गलत टाइप कर दिया तो उसका पूरा मीनिंग अलग हो जाएगा ना, उसका तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। कोई आप वर्ड लिख रहे हो, आपने उस वर्ड में से एक लेटर हटा दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा ही किसके साथ हो रहा है, अलील्स में। जब अलील के पास जो बेसिकली जीन के पास इन्फॉर्मेशन होती है, जब इस इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक्सप्रेस हो रही होती है, उस टाइम पे अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाए तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा ही कंसेप्ट किसके साथ है, जीन के साथ भी है, मतलब अलील के साथ है। ठीक है, नाउ जो मॉडिफाइड हुआ है अलील, अब उसका काम क्या है। द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब वो क्या क्या कर सकती है, या तो वो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए, ठीक है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, एंजाइम तो बनेगा पर नॉन फंक्शनल बनेगा, या फिर कोई एंजाइम ही ना बने। ठीक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, अब ये वो क्या क्या कर सकता है, या तो वो फिर से नॉर्मल एंजाइम बनेगा या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा उससे, या तो कोई एंजाइम बनेगा पर फंक्शनल नहीं होगा, या तो एंजाइम ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो अनमॉडिफाइड अलील था वो तो प्रोड्यूस कर रहे ओरिजिनल फिनोटाइप, जिसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट अलील। उसके पास तो ओरिजिनल फिनोटाइप है, इसलिए वो क्या है, डोमिनेंट अलील, टॉल वाला। और जो मॉडिफाइड अलील होगा वो एक्ट करेगा एज अ रिसेसिव अलील। ठीक है, अब देखो दो कंडीशंस हुई है, हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, एक तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट वाली, और एक कंडीशन पढ़ी है जहाँ पे आपको नॉर्मल डोमिनेंस देखा जा सकता है, जहाँ पे डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप देखा गया है। देखो जब डोमिनेंस आया होगा और रिसेसिव आया होगा तो रिसेसिव वाला कुछ बना ही नहीं रहा होगा ना, तभी तो डोमिनेंस वाला करेक्टर आपको दिख गया, फिनोटाइप आपको ट्रेट दिख गया, है ना। एक करेक्टर है जिसमें दूसरा ट्रेट आया ही नहीं, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होती है, जब इसका कुछ बनेगा ही नहीं तो सिर्फ यही एक्सप्रेस करेगा, इसलिए वो डोमिनेंस हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ होगा या को डोमिनेंस में क्या हुआ होगा, ये क्या करा होगा, ये कुछ तो बना रहा होगा, इसका कुछ तो प्रोडक्ट बन रहा होगा। इसका अगर प्रोडक्ट बन गया तो इसका भी तो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और दोनों ही एक दूसरे को क्या करे, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दोनों ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दोनों ही आपको क्या दिखाई देगा, फिनोटाइप में दिखाई देगा। अगर दोनों ही कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दोनों ही आपको फिनोटाइप पे दिखाई देगा। जब ये कुछ बना ही नहीं रहा तो फिनोटाइप में कौन सा दिखाई देगा, डोमिनेंट वाला, इसलिए वो डोमिनेंस वाला आ जाता है करेक्टर। ठीक है, नाउ राइट डाउन केस 1 में क्या हुआ होगा, इफ मॉडिफाइड अलील और म्यूटेटेड अलील फॉर्म्स एन ऑल्टर्ड बट फंक्शनल प्रोडक्ट, सो इट विल बिहेव एज अ इनकम्प्लीट और को डोमिनेंट अलील। ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इनकम्प्लीट और को डोमिनेंट अलील। अगर ये वाली कंडीशन है तो कौन सी हो जाएगी, को डोमिनेंस, क्योंकि इसका भी प्रोडक्ट बन रहा है। आपने क्या देखा, आपने ब्लड वाले में क्या देखा, ये भी कुछ बना रहा था, ये भी कुछ बना रहा था, और दोनों क्या कर रहे थे, दोनों एक्सप्रेस कर रहे थे, इसलिए हमें क्या मिला, ए बी ब्लड ग्रुप, राइट। अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा,
आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा, यही देखा ना कि रेड फ्लावर था, वाइट फ्लावर था, लेकिन देखो इसका भी कुछ प्रोडक्ट बना, इसका भी बना, तभी तो हमें पिंक मिले, इंटरमीडिएट मिला, राइट। एंजाइम भले कम हो लेकिन प्रोडक्ट तो बन रहा है ना। सो ये कंडीशन थी पहले वाले में। और जो सेकेंड और थर्ड कंडीशन है वो किसको बता रही है, रिसेसिव ट्रेट को। रिसेसिव ट्रेट जो आता है इज ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंड नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि रिसेसिव वाले में क्या है, वो कुछ बनाता ही नहीं है, तो ट्रेट किसका दिखेगा आपको, सिर्फ डोमिनेंट वाले का दिखेगा, जो हमने नॉर्मल टॉल वाला देखा था F1। ओके, सो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं होता क्या है। देखो हमने क्या बोला, जीन है, जीन के पास इंफॉर्मेशन है किसकी, किसी भी फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने की। इस जीन के दो होते हैं, है ना, जीन जो है अलील्स में प्रेजेंट होता है। सो ये मान लेते हैं, अभी आपको अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, तो आपको पता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो एक है नॉर्मल अलील, नॉर्मल अलील है जो डोमिनेंट अलील कहलाएगा, तो उसका काम क्या है, जीन है। आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे जीन से क्या बनता है, mRNA, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA से आपको मिलेगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करेगा। अभी हम करेक्टर किसका पढ़ रहे हैं, हाइट के करेक्टर को, ठीक है। सो एंजाइम्स है। अब देखो जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट की हाइट के लिए, वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिब्रेलिक एसिड। हार्मोन होते हैं ना भाई, हम में हार्मोन्स होंगे हाइट के, तभी तो हमारी हाइट इतनी अच्छी है, तो ऐसे प्लांट्स में भी है। सो प्लांट में जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो होता है जिब्रेलिक एसिड, जो बेसिकली हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो जब नॉर्मल एंजाइम बना, अच्छा एंजाइम बना, एंजाइम सही बना, तो जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस हो गया बहुत सारा, हाइट क्या हो गई, टॉल, ठीक है। अब म्यूटेटेड वाले में क्या हुआ, म्यूटेटेड वाले में क्या होगा, चेंज mRNA बना, चेंज प्रोटीन बना, और इस प्रोटीन ने कोई भी एंजाइम ही नहीं बनाया, कोई भी फंक्शनल एंजाइम नहीं बनाया, इसलिए जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसलिए प्लांट की हाइट क्या हो गई, ड्वार्फ हो गई। सो यही रीज़न है डोमिनेंस होने का, कोडोमिनेंस होने का और इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने का। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक देखो, अब तक हमने ये पढ़ा कि एक जीन एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। अभी तक हमने क्या देखा कि एक ही जीन या तो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, या सीड के शेप को कंट्रोल कर रहा है, या फिर सीड के कलर को। अब हम देखेंगे ऐसे भी जीन्स होते हैं जो दो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, दो करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉफी। नोट डाउन, प्लियोट्रॉफी, इट्स अ ग्रीक वर्ड जो लिया गया है प्लियन से, जिसका मतलब होता है मोर, ठीक है। नाउ द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज नोन एज प्लियोट्रॉफी, ओके। नॉर्मली अ जीन कंट्रोल वन करेक्टर, but sometimes a single character is controlled by note down, a single gene control more than one character. Now pleiotropic gene क्या होगा, वो gene which have the multiple phenotypic effects, ठीक है। The gene which have the multiple phenotypic effects is known as the pleiotropic gene. Now example लिख लीजिए, in pea plant B gene control starch synthesis. अब देखो क्या है, B gene का काम क्या है, कंट्रोल करना starch synthesis। अब देखो, अब B gene जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। अब देखो जिसमें होमोजाइगस कंडीशन है डोमिनेंट वाली, अब देखो बी जीन क्या करे, स्टार्च सिंथेसिस। अब देखो किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम्स वहाँ पे ज़रूरी है। स्टार्च सिंथेसिस का मतलब स्टार्च बनाना है, अब स्टार्च बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है। सो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का क्या काम होता है, ये बी जीन कंट्रोल करता है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का क्या काम है, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देना, तभी तो स्टार्च सिंथेसिस होगी, ठीक है। सो जब स्टार्च, अब देखो बी जीन है, बी जीन क्या है, स्टार्च सिंथेसिस में क्या होता है, तो बी जीन का काम है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अब बी जीन जो है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होगा, है ना। जितना ज़्यादा एस बी एंजाइम वर्क करेगा उतना ज़्यादा शुगर क्या स्टार्च में कन्वर्ट होगा, और जब स्टार्च में कन्वर्ट होगा तो जो स्टार्च के ग्रेन होंगे वो कितने होंगे, बड़े बड़े, लार्ज, ठीक है। अब बीबी में क्या होता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम
फंक्शन ही नहीं कर पाता ढंग से। अभी हमने पढ़ा ना कैसे जीन फंक्शन करता है, इसमें फंक्शन ही नहीं कर पाता। तो सारे ग्रेन्स कैसे बढ़ते हैं, स्मॉल साइज़ के। एंड जब इनके बीच में हम क्या कराएं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो ये देखा गया कि हमें किस टाइप के स्टार्च ग्रेन मिले, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन मिले। ठीक है, किस कौन से स्टार्च ग्रेन मिले, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन F1 में, जब हमने इनको पेरेंट चूज़ किया। ठीक है, सेकेंड देखो बीबी, और बी का क्या काम होता है, जब बीबी प्रेजेंट होता है तो राउंड सीड्स होते हैं, एंड जब स्मॉल बी प्रेजेंट्स होता है तो रिंकल सीड्स होते हैं। अब रिंकल सीड्स क्यों होते हैं, ये देखो। अब देखो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का काम क्या था, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देना। अब जिसमें अब देखो बीबी में क्या होता है, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं करता तो शुगर स्टार्च में नहीं बना। जब शुगर स्टार्च में बना ही नहीं तो सीड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से वो जो आसपास में वाटर होगा वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, सो एब्जॉर्ब मोर वाटर। सीड मैच्योरेशन के टाइम पे, जब सीड मैच्योरेशन क्या होता है, सीड मैच्योरेशन मतलब जब सीड अब बेसिकली प्लांट बनाएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। सो डिहाइड्रेशन, क्योंकि ज़्यादा पानी था तो ज़्यादा पानी निकलेगा भी, मोर वाटर लॉस, इसलिए सीड का शेप क्या हो जाता है, रिंकल्ड। ठीक है, सो बी जीन जिसमें कैपिटल बी होगा, वो कंडीशन क्या होगी, राउंड सीड्स, और स्मॉल बी वाले में रिंकल सीड्स होंगे। ये पेरेंट्स ले लिए। ठीक है, F1 क्या करा, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन दोनों के बीच में कराया गया तो क्या पाया गया, सारे के सारे क्या हैं, राउंड सीड्स वाले। ओके, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स जीन बी कंट्रोल ग्रेन साइज, क्योंकि ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रही है, एज वेल एज सीड शेप को भी कंट्रोल कर रही है। किस वजह से, क्योंकि इन्वॉल्व क्या है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। बी का एक्चुअल में क्या है, इस एंजाइम, और ये एंजाइम कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को ही कंट्रोल कर रहा है। तो किसके वजह से हो रहा है, जीन बी के वजह से हो रहा है। सो दैट मीन्स जीन बी कंट्रोल ग्रेन साइज एज वेल एज सीड शेप। ठीक है, अब F1 क्या थे, दोनों हाइब्रिड थे, लेकिन हमने क्या देखा, जो स्टार्च ग्रेन था वो तो इंटरमीडिएट बन रहा था। अब इंटरमीडिएट कब बनता है, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। सो स्टार्च ग्रेन वाला जो करेक्टर है वो क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो सीड शेप वाला है उसमें तो नॉर्मल सारे के सारे F1 को ही फॉलो कर रहे हैं ना, सारे के सारे एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहे हैं। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, नॉर्मल मेंडेलियन डोमिनेंस एंड रिसेसिव रिलेशनशिप, है ना। ग्रेन साइज वाले में तो इंटरमीडिएट था, दोनों में से किसी को रिजेंबल नहीं करा था, दोनों की मीडियम था, इसका मतलब क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। और सीड शेप वाले में क्या है, नॉर्मल डोमिनेंस एंड रिसेसिव रिलेशनशिप। आई होप आपको यहाँ पे प्लियोट्रॉफी मेरा समझ आया होगा, और बी जीन कैसे दो करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ये भी आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लियोट्रॉफी जो इम्पॉर्टेंट है। नोट डाउन, NCERT में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो तो एक दिया हुआ है, बी जीन कैसे स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, बेसिकली ग्रेन साइज को एज वेल एज सीड के शेप को। और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके, कुछ और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये भी प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल है, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, ये सारी क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, नाउ अब तक हमने क्या पढ़ लिया, इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस, अलील्स के बीच में कैसे अलील्स के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से कैसे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है मेंडेलियन से अलग आया। अब तक हमने ये पढ़ लिया जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कोडोमिनेंस में। अब हम पढ़ेंगे कैसे दो जीन इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो किससे लगाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस से लगाएगा, मतलब 9:3:3:1 से अलग आएगा। ठीक है ना, नोट डाउन इंटरजेनिक इंटरेक्शन और टू जीन इंटरेक्शन, मैंने पहले भी डेफिनेशन लिखवा रखी है बट आप फिर से लिख लीजिए। दीज आर इंटरैक्शंस बिटवीन जीन्स located at different loci on the same chromosome or on different but non-homologous chromosome controlling a single phenotype to produce a phenotypic expression different from the Mendelian dihybrid expression. Okay? Now इसमें जो पहला हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस।
अब देखो एपिस्टेसिस क्या होता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ जीन इंटरैक्शन वेयर वन जीन हाइड्स और मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर जीन. अब यहाँ पे क्या कर रही है, एक जीन दूसरे जीन को दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर देती है, मास्क कर देती है, मतलब आने ही नहीं देती. ठीक है. नाउ द जीन विच इज मास्किंग द इफेक्ट कॉल्ड एपिस्टैटिक जीन एंड द जीन हुज इफेक्ट इज मास्क्ड कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन. देखो हमने क्या पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, रेड वाला ना ही वाइट पे वो हो रहा था, वाइट वाला नहीं, लेकिन वो क्या था, अलील के बारे में था. यहाँ हम जीन्स के बारे में बात करें, दो अलग अलग जीन है यहाँ पे. ठीक है, कैसे एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को आने ही नहीं देता. ओके, नाउ नोट डाउन. दो तरीके के होते हैं ये. पहला होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है, हम वहाँ पे बात कर रहे थे अलील्स की, कैसे ये अलील इसको नहीं आने देता, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होने देता. अब हम बात कर रहे हैं एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे, ये अलग अलग है. ठीक है, कंडीशन ले लेते हैं हम. अब दो अलग अलग जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. पहला लिखिए रिसेसिव एपिस्टेसिस. अब रिसेसिव वाला क्या होगा, जिसमें रिसेसिव वाला करेक्टर, जो रिसेसिव वाला जीन होगा वो दूसरे को नहीं आने देगा. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए कोट कलर इन माइस. ठीक है, अब मान लो ए जीन है, कंडीशन हम ले लेते हैं दो जीन, एक है ए जीन और एक है बी जीन. अब इनके वो भी होंगे ना, इनके ये भी होंगे ना, ये भी होंगे ना, है ना, इसके भी ये होंगे. ठीक है, सो जो ए है, जब ए प्रेजेंट होगा ना, डोमिनेंट वाला ये ए जब प्रेजेंट होगा तो जो भी कोट कलर होगा वो कौन सा होगा, अगोटी. ठीक है, ग्रे कलर का होता है ये. जब स्मॉल ए प्रेजेंट होगा तो ब्लैक कलर के होंगे. जब बी होगा, इसका कोई कलर नहीं है, बट जब बी होगा तो बी का क्या काम है, रिसेसिव पढ़ रहे हैं हम, रिसेसिव पढ़ रहे हो तो कोई रिसेसिव वाला ही किसी को नहीं आने देगा ना. सो बी क्या होगा, ना वो ए को आने देगा, ना ही वो स्मॉल ए को आने देगा. और कलर क्या बन जाएगा, अल्बिनो. ना ही वो इसको एक्सप्रेस होने देगा, ना ही वो इसको एक्सप्रेस होने देगा. और कलर क्या बन जाएगा, कोट का, माइस का कलर अल्बिनो. अल्बिनो मतलब वाइट कलर का. ठीक है, ओके, नोट डाउन. देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ. हमने लिया था सीड कलर और सीड शेप, है ना, कुछ यही कंडीशन थी हमारी, है ना, कुछ यही था. रेशियो क्या आ रही थी, 9:3:3:1. ठीक है, F2 की बात करेंगे. अब यहाँ पे क्या है, अब ये देखो, ये जीन है, ये कंट्रोल कर रहे हैं कैरेक्टर्स को. एक जीन कंट्रोल कर रहे हैं सीड के कलर को और दूसरा जीन कर रहा है सीड के शेप को. लेकिन यहाँ पे दोनों जीन क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं एक ही चीज़ को यहाँ पे अभी. ठीक है, एक ही फिनोटाइप के कंट्रोल कर रहे हैं, जो क्या है, कोट कलर. माउस का कलर क्या होगा कोट का, वो देखने के लिए. ठीक है, अब क्या है, अब देखो फिनोटिपिक रेशियो वहाँ पे क्या आती थी, 9:3:3:1. अब बेसिकली ये तो नहीं आएगी, कुछ और आएगी, तभी हम इसे पढ़ रहे हैं. सो देखो हुआ क्या. ठीक है, ये लिख लीजिए. अब देखो जब ए प्रेजेंट होगा तो बी का तो अपना कोई कलर ही नहीं था, बी का अपना कलर नहीं था, तो ए आएगा, तो ए का कलर क्या बना, अगोटी, मतलब ग्रे कलर के बने सारे के सारे. जब बी होगा, रिसेसिव वाला होगा, तो वो ए को तो मास्क कर देगा ना, इफेक्ट, इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, अगोटी नहीं आने देगा. और क्या बनेगा, अल्बिनो. बी का काम क्या था, इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देना है और क्या बना देना है, अल्बिनो. ओके, अब स्मॉल ए और बी है, बी का अपना कोई कलर नहीं है, तो स्मॉल ए का कलर क्या है, ब्लैक. ए बी, ये इसको क्या कर देता है, मास्क कर देता है, और क्या चाहता है, अल्बिनो. ठीक है, कैसे दो जीन मिलके एक ही फिनोटाइप को कर रहे हैं अब कंट्रोल. अब रेशियो क्या बन गई, देखो ये 9 थे, ये 3 है, ये 3 है और ये 1 है. ये दोनों मिलके 4 हो गए, ये आ गया 3 और ये हो गया 9. रेशियो क्या आई, 9:3:4. या
ये रेशियो आपको पता होनी चाहिए कि रिसेसिव एपिस्टेसिस का जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:4। बस आपको इतना समझ आना चाहिए। ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगा जब आप ग्रेजुएशन करोगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए एपिस्टेसिस क्या होता है। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस ही नहीं करने देता। रिसेसिव वाले में जहाँ पे रिसेसिव अलील क्या करेंगे, रिसेसिव होमोजाइगस अलील क्या करेंगे, दूसरे वाले के इफेक्ट को क्या कर देंगे, मास्क कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, और इसकी रेशियो क्या आती है 9:3:4। अब आते हैं हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जहाँ पे डोमिनेंट अलील क्या करेंगे, रिसेसिव डोमिनेंट अलील दूसरे वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे, है ना, क्योंकि हम जीन कर रहे हैं तो डोमिनेंट वाला जीन होगा। ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए और रेशियो आपको याद होना चाहिए, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, कुकुरबिटा, पेपो। अब देखो ए का क्या होता है, मान लो ए कलर जो ए का फ्रूट कलर, ए का जो कलर होता है फ्रूट वो होता है वाइट। बी वाला जब जीन होगा तो वो क्या बनाएगा, येलो। अब ए है डोमिनेंट है तो बी वाले को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, तो क्या बनाएगा, वाइट। और जब ए बी बी प्रेजेंट होगा तो क्या बनाएगा, ग्रीन। ठीक है ना, नोट डाउन डिस्कन, ये आपको लिखा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब ए होगा तो बी को मास्क कर देगा तो क्या बना देगा, वाइट। ए बी वाला का तो कुछ होगा ही नहीं, अब वाइट। स्मॉल ए बी अकेला होगा तो क्या होगा, येलो। और ए बी बी का क्या है, ग्रीन। आपको रेशियो पता होना चाहिए। देखो अब कितनी रेशियो होगी, 9 थी, ये 3 थे, ये भी 3 है और ये भी 1 है। सो क्या हो गया, 9 और 3 12, 3 और 1, 12:3:1। आपको ये याद होना चाहिए, जब डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आती है, 12:3:1। आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए और पता होना चाहिए एपिस्टेसिस क्या होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा शायद ही, क्योंकि नीट में ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा जहाँ से आपको ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल है ऐसे दो जीन इंटरेक्शन के। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जैसे मैंने आपको एपिस्टेसिस बताया वैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन जहाँ पे दो जीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसका रेशियो बस आप याद कर लीजिए, 9:7 आता है। फ्लावर कलर इन स्वीट पी। डुप्लीकेट जीन जहाँ पे दोनों जीन का सेमी इफेक्ट होगा, सेमी इफेक्ट होगा, 15:1। कैप्सूल शेप इन शेफर्ड्स पर्स। रिसेसिव एपिस्टेसिस आपने पहले देखे, 9:3:4। माइस कोट कलर। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3:1। फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। एडिटिव जीन 9:6:1। फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश। इनहिबिटरी जीन 13:3। लीफ पिगमेंटेशन इन राइस। सप्लीमेंट्री जीन 9:3:4। सीड कोट कलर इन लैब। कोलैबोरेटिव जीन एक्शन 9:3:3:1। कॉम शेप इन पोल्ट्री। आपको बस इनकी रेशियो पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, बस आपको इसको रट लेना है, कुछ नहीं करना, समझना नहीं है। नीट में कभी कभार ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोस्टली नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। सो उसके लिए उसमें भी यही पूछेंगे, रेशियो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, दैट्स इट। और इतना ही याद करना है नीट के लिए। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कैसे एक जीन, अब तक हमें ये पढ़ा था ना कि एक जीन कैसे एक करेक्टर को कंट्रोल करा है। अब हमने क्या पढ़ लिया, एक जीन बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल, कैसे एक जीन दो करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखो आपने अगर आसपास अपने चेक करा होगा, अगर हम ह्यूमंस की हाइट को बोले तो क्या ह्यूमंस की हाइट ऐसे होती है, ह्यूमंस की हाइट ऐसे होती है टॉल और ड्वार्फ। मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने एक करेक्टर लिया और उसके दो ही क्या थे, उसके दो ही क्या थे, ट्रेट थे, या तो टॉल था या ड्वार्फ था, या तो सीड का कलर क्या था, येलो या ग्रीन। लेकिन लाइफ में ऐसा होता है, आसपास आपके ऐसे है, अगर मैं ह्यूमंस की हाइट करूँ तो क्या है, ऐसा है कि एक टॉल है तो शॉर्ट है, बस ऐसा ही है, बीच की हाइट्स नहीं है। बीच की भी तो हाइट्स है ना, कोई एवरेज हाइट का है, कोई मोर देन एवरेज है, कोई लेस देन एवरेज है, मतलब एक पूरी की पूरी क्या है, वेरिएशंस प्रेजेंट है। ऐसे ही ह्यूमन कलर में भी पूरा का पूरा वेरिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, माइंड, आपका IQ सबका अलग अलग होता है। सो इन सब ट्रेट को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स मतलब जिसको मेजर कर सके। क्वांट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जिसको आप मेजर कर सको। हाइट को आप मेजर कर सकते हो, IQ को आप मेजर कर सकते हो, स्किन कलर आप देख सकते हो, है ना, आप मेजर कर सकते हो, हाँ ये कलर है। पिगमेंटेशन कितना आ रहा है, पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट कितना हो रहा है,
जिसको आप मेजर कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। और ऐसे इनहेरिटेंस को स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। सो नोट डाउन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। When a single character is controlled by 2 or more than 2 genes, अब यहाँ पे बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। नाउ जीन्स इन्वॉल्व इन सच इनहेरिटेंस कॉल्ड पॉलीजीन्स, ऐसे जीन जो इस इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीजीन्स। Now here each dominant polygene shows a cumulative effect या फिर additive effect, and each dominant allele express a part of functional polypeptide, and a full trait is known when all the genes are present. Besides the involvement of multiple genes, it takes into account the influence of environment also. ठीक है, जीन्स के अलावा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी, तभी तो स्किन कलर आता है, इन्वायरमेंट ऑल्सो होता है ना, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड होता है ना स्किन कलर क्या हो जाएगा, ठीक है। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय एच नील्सन इन कर्नल कोट कलर इन व्हीट एंड ईस्ट इन 1910 इन कोरोला लेंथ इन टबैको, ठीक है। नाउ द फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है, कॉल र्यूटर। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे जीन एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं ना। नोट डाउन क्या क्या रेशियो आएंगे। जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे वहाँ पे तो 3:1 आ रहा था, 2 तरीके के फिनोटाइप आ रहे थे, टॉल और ड्वार्फ। यहाँ पे क्या रेशियो आती है, 1:2:1 जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है। और कितने टाइप के फिनोटाइप आते हैं, 3 टाइप के फिनोटाइप आते हैं। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा था तो वहाँ पे क्या रेशियो आ रही थी, 9:3:3:1, 4 तरीके के फिनोटाइप बन रहे थे। यहाँ पे कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, 5, और रेशियो क्या आएगी, 1:4:6:1। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 8 टाइप के फिनोटाइप बन रहे थे, 27:9:9:9, रेशियो 3:3:3:1। और यहाँ पे कितने बनेंगे, 7 फिनोटाइप। और क्या रेशियो आएगी, 1:6:15:20 इन रेशियो 15:6:1, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। कर्नल कोट कलर इन व्हीट किसने करा था, एच नील्सन ने डिस्कवर किया था 1908 में। सो देखो क्या हुआ, कर्नल क्या होता है, जो व्हीट का फ्रूट होता है ना जो आप देखते हो उसको कर्नल कहते हैं, सॉरी कर्नल, ठीक है। सो कर्नल कोट कलर इन व्हीट, कर्नल क्या होता है, जो आप देखते हो ना व्हीट का फ्रूट जो होता है, जो आप व्हीट देखते हो, गेहूँ देखते हो, उसको क्या कहते हैं, कर्नल। तो वो 2 तरीके की वैरायटी ली उसकी, एक ली रेड कलर की वैरायटी और एक ली वाइट कलर की वैरायटी, जिसका वाइट था और एक का था रेड कलर का। दोनों में क्या कराया गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और क्या पाया गया, सारे के सारे कैसे थे, इंटरमीडिएट थे, ना रेड था ना वाइट था, बीच के थे सारे के सारे कलर, ठीक है। सारे के सारे कलर्स क्या थे, बीच के थे। याद रखना ये जीन्स की बात हो रही है, अलील्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बहुत सारे जीन मिलके एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरमीडिएट रेड आया था, जब सेल्फिंग की गई तो रेशियो क्या आई, F2 की, 1:4:6:4:1। 1 क्या थे, एक्सट्रीम रेड वाले, 4 रेशियो में क्या थे, डीप रेड और डार्क रेड वाले, इंटरमीडिएट थे, लाइट रेड थे और वाइट थे, ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल है जो है स्किन कलर। स्किन कलर इन मैन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, मतलब 3, यहाँ पे कितने जीन्स इन्वॉल्व होंगे, 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है ना। नोट डाउन, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। स्किन का कलर किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है मेलानिन पिगमेंट का। ना स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन। मैंने बोला था ना, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो जीन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीजीन। नाउ ईच पॉलीजीन कंटेन अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इन मेलानिन। हर एक पॉलीजीन थोड़ा थोड़ा मेलानिन बनाएगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट स्टडीज बाय डेवनपोर्ट, he was the first one to observe skin color, show that skin color is controlled by 6 पॉलीजीन, है ना। 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन का मतलब क्या है, 6 पॉलीजीन।
द इफेक्ट ऑफ ईच जीन इज एडिटिव, और सारे जीन का इफेक्ट क्या मिलके मिलता है, सारे जीन का ऐड हो जाएगा और आपको कलर मिलेगा, है ना, मेलेनिन बनाएगा और वही आपको क्या मिलेगा, स्किन का कलर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या बोला था, 3 पेयर होते हैं पॉलीजेन के, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन होगी, और ये होगी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। ये रिसेसिव वाले हो गए, ये डोमिनेंट वाले हो गए। ये जीन्स की बात हो रही है, याद रख लेना, कहीं आप अलील समझो अभी भी, ठीक है। सो ये डोमिनेंट वाले होमोजाइगस कंडीशन होगी और ये रिसेसिव वाले हो गए। ये पेरेंट है जिसका ये होता है, जिसके अंदर सारे के सारे डोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं, वो आपको मिलेगा निग्रो और ब्लैक कलर का, बिल्कुल डार्क कलर का होगा, जिसके अंदर सारे के सारे डोमिनेंट वाले प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो आपको क्या मिलेगा, डार्क, बिल्कुल डार्क कलर का, उनको हम बोलते हैं निग्रो या फिर ब्लैक। और जिसके अंदर सारे रिसेसिव अलील होंगे, जिसके अंदर सारे रिसेसिव अलील होंगे, वो क्या होगा, वाइट, अल्बिनो और कोकेशियन। देखो रिसेसिव वाले प्रेजेंट है, जो भी लाइट कलर के होते हैं उनके अंदर अलील कैसे होते हैं, रिसेसिव वाले, म्यूटेशन वाले, है ना। सो वो आपको मिलेंगे वाइट, अल्बिनो और कोकेशियन भी कहते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ही लाइट कलर का, ठीक है। अब यहाँ से क्या गैमेट्स बनेंगे, ABC, और यहाँ से क्या गैमेट्स बनेंगे, A स्मॉल B स्मॉल C। जब दोनों F1 हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका क्या होता है, मुलाटो कलर। जैसे इंडियंस का वैसे भी मिडल में ही होता है, इंटरमीडिएट होता है ज़्यादातर, मुलाटो कलर का, ठीक है। जब मुलाटो के बीच में क्या होगी, सेल्फिंग कराई जाएगी, अब मैरिज होगी, क्योंकि ह्यूमंस की बात हो रही है तो मैरिज होगी जब 2 मुलाटोस के बीच में, तो क्या होगा, गैमेट्स पहले देख लो क्या क्या बनेंगे। देखो गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये इस टाइप से बनाने को हम कहते हैं फोकलाइन मेथड। अब A या तो B के साथ होगा या C के साथ पेयर करेगा, है ना, A B के साथ पेयर करेगा, ठीक है, A को B के साथ करवा दो, कैपिटल B के साथ, और फिर या तो कैपिटल C या स्मॉल C। A जब स्मॉल b के साथ करेगा तो यहाँ पे कैपिटल C, कैपिटल और स्मॉल c। फोक का मतलब क्या होता है, फोक का मतलब यही होता है ना, 2 में डिवाइड कर देना, जैसे स्नेक का होता है ना, 2 ऐसे जीभ होती है ना उनकी भी, फोक लाइक, ठीक है। सो A B के साथ करेगा तो ABC या बना लेना, ठीक है। कितने गैमेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के गैमेट्स बने। और जब ये सारे के सारे क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो आपको कुछ इस टाइप की फिनोटिपिक रेशियो मिलेगी F2 में। राइट डाउन 1:6:15:20:15 6:1 1 वाला जो रेशियो होंगे वो डार्क कलर के होंगे, वेरी डार्क होंगे, 6 वाले डार्क, फेयरली डार्क, इंटरमीडिएट, फेयरली लाइट, लाइट, वेरी लाइट। नाउ जब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है स्किन कलर का, रिप्रेजेंटेड आइदर एज हिस्टोग्राम और इन द फॉर्म ऑफ बेल शेपेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्किन पिगमेंटेशन, कुछ ऐसा कर्व आता है, इस कर्व को हम बोलते हैं बेल शेपेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंटरमीडिएट आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है ना, इंटरमीडिएट वालों का आपको सबसे ज़्यादा रेशियो मिल रहा है, ठीक है। सो इस ग्राफ से क्या पता चलता है, therefore it can be concluded that in polygenic inheritance extreme phenotypes are rare and intermediate क्या ज़्यादा मिलते हैं। More examples of polygenic inheritance, cob length in maize, human intelligence, milk and meat production, heights in human, size, shape and number of seeds and fruits in plants। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए फिनोटाइप निकालने का 2n+1, नंबर ऑफ जेनोटाइप निकालने का 3n। अभी हमने देखा ना फिनोटाइप कितने थे, और n क्या है, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ पॉलीजीन। कितने पेयर थे पॉलीजीन के, 3, 1 2 3 6 + 7 ही फिनोटाइप मिले हमें, राइट। टेस्ट क्रॉस करना हो तो फिनोटिपिक रेशियो होगी n+1, जीनोटिपिक रेशियो होगी 2n। आई होप आपको मेरा यहाँ तक समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, और अगर आपके कोई भी डाउट है सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।